नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग SWP क्या है वो जानेंगे, फिर SWP के कैलकुलेटर पे जाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कि आखिर हम लोग अपना पेंशन कैसे प्लान कर सकते हैं। फिर तीसरे टॉपिक में SWP के टोटल प्रोसेस के बारे में समझेंगे और फाइनली इसके ऊपर में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसको भी हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर SWP क्या है। तो दोस्तों, SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का जस्ट उल्टा है। जैसे कि SIP में मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सालों के बाद में जब हमारा गोल कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने पूरे अमाउंट को रिडीम कर लेते हैं। लेकिन SWP में उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक लमसम अमाउंट यानी कि एक मुश्त पैसा सबमिट करते हैं और उसके बाद में हम लोग इससे मंथली विड्रॉल करते हैं। SIP और SWP के डिफरेंस को हम लोग एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप 30 साल के हैं और आपने पर मंथ किसी भी फंड को सेलेक्ट करके उसमें 5,000 रुपए की SIP शुरू कर दी है और आपका गोल है क्या कि आप ये इन्वेस्टमेंट 50 साल तक करेंगे। जैसे ही आप 50 साल के हो जाते हैं यानी कि 20 साल आपका इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है। लेकिन अब आप चाहते हैं क्या कि आप इस कॉर्पस को विड्रॉ ना करें बल्कि आप इस कॉर्पस को मंथली विड्रॉ करें एज अ पेंशन। तो इन दैट केस आप जिस भी फंड में SIP ओपन किए हैं या तो आप उस SIP को SWP में फिर कन्वर्ट करवा दें या तो उस फंड से पहले रिडेम्पशन करें और उस अमाउंट को अपने पसंदीदा फंड में इन्वेस्ट करके उससे SWP का प्लान ले लें। तो इस तरीके से आप जो 50 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसके ऊपर में आगे आने वाले समय में आपको मंथली इनकम भी मिलेगा और उसके ऊपर में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने रियल टाइम एग्जांपल्स लिए हैं जिसके ऊपर मैं अब मैं चलूंगा। लेकिन दोस्तों, इन एग्जांपल्स को दिखाने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो भी रियल टाइम डेटा हम आपके लिए लेकर के आते हैं, इसके ऊपर में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसके डेटा को हम लोग एनालाइज करके रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। दोस्तों, इतना सारा काम करने के पीछे हमारी बहुत मेहनत छुपी है और बहुत ही पैशन छुपा है। इसलिए दोस्तों, हमेशा मेरी आपसे यही विनती रही है क्या कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी आप सपोर्ट करें कि हम लोग भी आपको आगे इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट्स देते रहें। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज डिसलाइक भी जरूर करें और बताएं कि हम लोग की टीम आगे कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले सेगमेंट में जिसमें है कि हम लोग SWP के कैलकुलेटर से अपना पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने गूगल पे SWP कैलकुलेटर टाइप कर दिया है और यहाँ पे मैं grow.in के SWP कैलकुलेटर पे चलता हूँ। यहाँ के SWP कैलकुलेटर में मैंने 25 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल दिया है और मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 25,000 पर मंथ का और मैं 15% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न और मुझे चाहिए ये पेंशन अगले 10 साल के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 25 लाख का है और टोटल विड्रॉल मैंने अभी तक 30 लाख का कर लिया है क्योंकि 25,000 इंटू 12 इंटू 10 वो 30 लाख का हो जाएगा और अभी भी मेरे पास में अप्रॉक्स 36 लाख रुपीस से ज्यादा बचा हुआ है और इसी को आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा घटा सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितने साल के लिए कितना पेंशन मिल सकता है। तो 25 लाख के ऊपर में अगर मैं मान के चलूं कि 15% का रिटर्न मुझे मिलेगा तो और अगले 10 साल के लिए तो यहाँ पे मैक्सिमम अप्रॉक्स में 38,500 रुपीज का पेंशन ले सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर पेंशन को समझने के लिए चलिए हम लोग रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे SBI के कैलकुलेटर पे जाऊंगा और यहाँ SBI का SWP कैलकुलेटर मैंने खोल लिया और सारी एंट्रीज मैंने डाल दी है क्या कि मेरे पास में 25 लाख रुपए है। इसको मैंने 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्ट किया है। तो इससे दोस्तों हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा कि अगर मैं 2013 में 25 लाख इन्वेस्ट करता तो अभी क्या सिचुएशन होती। और मैंने इसको इन्वेस्ट किया SBI फोकस्ड इक्विटी में और मुझे 25,000 रुपए का मंथली पेंशन चाहिए और ये पेंशन मेरा 1 फरवरी 2013 से चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ 72 मंथ। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद में नीचे में आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और चलिए अब इसके एक्सेल को ओपन करके इसके डेटा को रीड करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर ली। इसमें आपको समरी ऑफ रिजल्ट्स मिलेगा और डिटेल रिजल्ट्स मिलेगा। तो समरी ऑफ रिजल्ट्स को एज इट इज मैं अपने PPT में कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। और डिटेल रिजल्ट्स में मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NAV, अमाउंट, यूनिट ट्रांजैक्टेड, बैलेंस यूनिट और यहाँ पर वैल्यू ऑफ बैलेंस यूनिट्स, इन सारे डिटेल्स को मैं अलग से एक PPT में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे मुझे आपको समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब आप यहाँ पे समरी ऑफ रिजल्ट्स देख सकते हैं जो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो हम लोग ने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 1 जनवरी 2013 को
और हम लोग ने इसको विड्रॉ किया है 1 जनवरी 2019 तक, यानी कि टोटल हमने इसमें से 18 लाख रुपए का विड्रॉ कर लिया है। 25,000 रुपये पर मंथ और 72 मंथ्स के लिए हमने विड्रॉ किया है। और इस 18 लाख में से हमारा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो 12.7 लाख का है और जो ग्रोथ एंड गेन है एज पर SBI एक्सेल वो 5,29,000 का है। और अभी भी हमारे पास में 20,008 यूनिट्स बाकी हैं। इसका क्या मतलब है ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड SWP डेट का, उसके बाद में है NAV, उसके बाद में है अमाउंट, यूनिट ट्रांजेक्टेड, बैलेंस यूनिट, उसके बाद में वैल्यू ऑफ बैलेंस यूनिट। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2013 को हमने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था SBI फोकस इक्विटी में और 1 जनवरी 2013 को इसकी NAV 61.46 चल रही थी। तो इस 61.46 रुपीज के NAV पे अगर हम लोग 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे अकाउंट में 40,676 यूनिट्स को एलोकेट कर दिया गया। तो यहाँ पे अब आप हमारा बैलेंस यूनिट देख सकते हैं कि 40,676 का बैलेंस यूनिट है और वैल्यू ऑफ बैलेंस यूनिट अभी 25 लाख की है। और जैसा कि हमने अपना इंस्ट्रक्शन दिया था कि 1 फरवरी 2013 से हमारी पेंशन शुरू हो जानी चाहिए, तो 1 फरवरी को आप देख सकते हैं कि इसकी NAV 60.52 थी। तो 60.52 के NAV के बेसिस पे SBI ने हमारे टोटल यूनिट्स यानी कि 40,676 यूनिट्स के से 413 यूनिट्स को रिडीम कर दिया, जिसका की वैल्यू बन करके आया 25,000 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 को अगर आप इस NAV से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 413 यूनिट्स का। तो 413 यूनिट्स आपके टोटल यूनिट्स में से रिडीम कर दिया गया। और फिर अगर आप बैलेंस यूनिट्स को देखेंगे तो 40,676 यूनिट्स में से 430 यूनिट्स को माइनस कर दिया गया। तो अब जाकर के आपका जो बैलेंस यूनिट है वो 40,263 यूनिट्स का बच गया है। और यही 40,263 यूनिट्स जो हैं इसको अगर हम इस NAV से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसकी करंट वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60.52 इसकी करंट NAV थी, तो मैंने इसको 40263 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी करंट जो वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की वो 24,36,000 के आसपास में आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आगे आने वाले महीनों में भी आपको 25,000 रुपए का कंटिन्यूस पे आउट मिलता रहेगा और ये पे आउट करने के लिए आपके जो टोटल यूनिट्स है उसमें से कंटिन्यूसली कुछ यूनिट्स को रिडीम कर दिया जाएगा और ये जो यूनिट्स रिडीम होंगे वो NAV के बेसिस पे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मार्च में 445 यूनिट्स को रिडीम कर लिया गया, अप्रैल मई में आप यहाँ पे देख सकते हैं 462 443 यूनिट्स को रिडीम करके आपको 25,000 रुपीज का पे आउट कर दिया गया। तो दोस्तों हमने एक इनिशियल सिनेरियो देख लिया, अब फाइनल अमाउंट की बात करते हैं। तो फाइनल आपका पेमेंट आया है दोस्तों 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जनवरी 2019 को भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर आपको 25,000 रुपए का पेमेंट आया है और इस 25,000 रुपए को पे करने के लिए आपके 178 यूनिट्स को रिडीम कर लिया गया है, क्योंकि आपकी करंट NAV 139 की चल रही है। और इस यूनिट्स को रिडीम करने के बाद में आपको 20,008 यूनिट्स आपके बाकी बच रहे हैं और इस 20,008 यूनिट्स को अगर हम लोग उस दिन के NAV से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 27 लाख का आ जाएगा। आप चाहे तो इस 20,008 यूनिट्स को उसके बाद में रिडीम भी कर सकते हैं या तो इस यूनिट्स को अपने अकाउंट में वैसे ही छोड़ सकते हैं। इससे ये होगा कि जैसे जैसे NAV बढ़ेगी इसकी फ्यूचर में वैसे वैसे आपके इस यूनिट्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इस रेगुलर इनकम के ऊपर में लगने वाले टैक्स के बारे में समझते हैं। और टैक्सेशन समझने के लिए दोस्तों वापस हम इसी एक्सेल शीट में जाते हैं और इसमें मैंने एक और कॉलम यहाँ पर वापस से विजिबल कर दिया है जिसका नाम है प्रॉफिट। और दोस्तों जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर 12 महीने से पहले आप कोई भी विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 12 महीने के बाद में अगर आप कोई रिडेम्पशन करते हैं तो उसके ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस दोनों टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है पिछले वीडियो में, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2013 को हमने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और फेब 2013 से हमने इसका पेमेंट लेना शुरू कर दिया था, यानी कि पहला 12 महीना में जो भी हमने रिडेम्पशन किया है फेब 13 से लेकर के जनवरी 14 तक में, इसके ऊपर में जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और इसके बाद में जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसके ऊपर में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और बार बार दोस्तों मैं प्रॉफिट टर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग मंथली 25,000 रुपए का विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि एक साल में हम लोगों ने पूरा का पूरा 3 लाख का विड्रॉल किया है, लेकिन इस 3 लाख के ऊपर में हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, बल्कि इसके ऊपर में जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर में हमें टैक्स देना है। और यहाँ पर एक समझदारी की बात ये निकल के आती है कि जैसे आपने जनवरी 2013 में इन्वेस्टमेंट किया तो
तो अगर आप 12 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप SWP ओपन करें तो पहले 12 महीना कोई भी पेमेंट ना ले और 13th मंथ से आप अपना पेमेंट लेना शुरू करें। इससे आपको शॉर्ट टर्म नहीं देना पड़ेगा और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अफोर्डेबल होगा। और जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2013 में आप देख सकते हैं, ये दोनों विड्रॉल जो था ये इसके ऊपर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लॉस हुआ है 2700 रुपीज का, इसलिए हमें कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी NAV में ड्रॉप आया है, इसलिए हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2013 से लेकर के मार्च 2014 तक में हमें इतने वाले जो प्रॉफिट है, ये जो 10 महीना का प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी 38,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसलिए हमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस 2 महीने के ऊपर में जैसा मैंने आपको बताया कि हमें लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, लेकिन इस 2 महीने में भी हमें जो है 5,000 रुपए का लॉस हुआ, इसलिए हम लोग कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों चलिए मान लेते हैं क्या कि ये जो 10 रिडेम्पशन हुए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसके ऊपर में हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसके प्रॉफिट के ऊपर में हमें 15% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा 7,500 रुपए का जो है हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो भी कैपिटल गेन टैक्स है वो हम ITR 2 में फाइल करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, ये आपको कट करके नहीं मिलेगा, आपको खुद से ITR 2 फाइल करना पड़ेगा और उसमें कैपिटल गेन्स के सेक्शन में जाकर के आपको ये प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा और टैक्स फिल करना पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2015 तक। तो इसके बीच में हमें 63,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना का प्रॉफिट होकर आएगा, लेकिन इसके ऊपर में भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है वो 10% होता है ओवर एंड एबव 1 लाख ऑफ प्रॉफिट। इसलिए ये जो प्रॉफिट है ये हमारा 1 लाख से कम है, इसलिए इसके ऊपर में भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 15 से लेकर के मार्च 16 तक में। इसके बीच में अगर आप प्रॉफिट को अगर आप सारा एड अप करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट 1,54,000 का, तो ये 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इसमें से अगर हम 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा टोटल प्रॉफिट 54 रुपीज का। तो इसी 54 रुपीज के ऊपर में आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 5 रुपए 40 पैसे का आपको टैक्स देना पड़ेगा LTCG का। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 16 से लेकर के मार्च 17 तक देखें तो इसके बीच में ये जो उतना भी प्रॉफिट हमें हुआ है इसको ऐड करेंगे तो 1,20,000 रुपए के आसपास का है। तो 1,20,393 में से अगर हम 1 लाख रुपए घटा देंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा 20,393 रुपीज का। उसके ऊपर में हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा LTCG का, तो ये टैक्स बन के आएगा 2,039 रुपीज का। तो इससे आपका टैक्सेशन भी बचेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।